नमस्कार। आज हम मार्क मैनसन की किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। इसका जो सबटाइटल है, एक अच्छा जीवन जीने का एक अप्रत्याशित तरीका। ये अप्रत्याशित शब्द यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये किताब हमें उन सभी बातों की ठीक उल्टा करने को कहती है जो हमने अब तक सुनी हैं। हाँ बिल्कुल, ये उस सोच को पूरी तरह से पलट देती है। जैसे जो पारंपरिक सेल्फ हेल्प सोच है, वो कहती है कि जब जिंदगी नींबू दे तो नींबू पानी बनाओ। हाँ हाँ। मैनसन कहते हैं कि भाई पहले ये तो तय कर लो कि तुम्हें नींबू पानी पसंद भी है या नहीं। अच्छा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम संतरे का जूस चाहते थे। तो ये किताब इस बारे में नहीं है कि हार कैसे ना माने, बल्कि ये इस बारे में है कि हमें अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान कहाँ लगाना चाहिए, क्या चीजें वाकई परवाह करने लायक हैं और क्या नहीं। और किताब की शुरुआत ही मुझे बहुत चौंकाने वाली लगी। आमतौर पर ऐसी किताबें सफल लोगों के उदाहरण देती हैं। हाँ, पर मैनसन ने चार्ल्स बुकॉफ्स्की को चुना, एक शराबी, जुआरी, औरतों के पीछे भागने वाला और बहुत ही अक्खड़ किस्म का लेखक। भी अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है। बिल्कुल, किसी भी लिहाज से वो कोई रोल मॉडल तो नहीं थे। नहीं थे, और शायद इसीलिए वो इस बातचीत को शुरू करने के लिए एकदम सही व्यक्ति हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि बुकॉफ्स्की एक लेखक बनना चाहते थे, लेकिन दशकों तक उन्हें सिर्फ असफलता मिली। हर प्रकाशक ने उनकी पांडुलिपियों को लौटा दिया, ये कहकर कि वे बहुत अश्लील हैं, घिनौनी हैं, घटिया हैं। और इस दौरान वो क्या कर रहे थे? गुजारे के लिए डाकघर में एक मामूली क्लर्क की नौकरी, और उनका ज्यादातर जीवन शराब और अवसाद में डूबा रहा। बिल्कुल, उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं था जिसे देखकर कोई कहे कि वाह क्या प्रेरणा है। लेकिन फिर 50 साल की उम्र में जब वो लगभग हार मान चुके थे, एक छोटे स्वतंत्र प्रकाशक ने उनमें दिलचस्पी दिखाई। हाँ, प्रकाशक ने उन्हें एक बहुत छोटा सा मासिक वजीफा देने की पेशकश की, इस शर्त पर कि वो डाकघर की नौकरी छोड़ दें और पूरी तरह से लिखने पर ध्यान दें। ये तो बहुत बड़ा जुआ था। बहुत बड़ा। बुकॉफ्स्की के लिए इसका मतलब था या तो लिखना या फिर भूखे मरना। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, और कहते हैं कि नौकरी छोड़ने के महज 3 हफ्तों के अंदर, 3 हफ्ते? हाँ 3 हफ्तों में उन्होंने अपना पहला उपन्यास लिख डाला, पोस्ट ऑफिस, और वो रातों रात सफल हो गए। अब देखिए, पहली नजर में ये कभी हार मत मानो वाली एक क्लासिक कहानी लगती है ना? बिल्कुल। लेकिन असली मोड़ अब आता है। बुकॉफ्स्की की कब्र पर जो पत्थर लगा है, उस पर लिखा है डोंट ट्राई, कोशिश मत करो। हाँ कोशिश मत करो। ये तो सबसे हैरान करने वाली बात है। मतलब कोशिश मत करो, जो आदमी जिंदगी भर संघर्ष करता रहा, वो आखिर में ये सलाह क्यों देगा? इसका मतलब क्या यह है कि लोग हार मान लें, आलसी हो जाएं? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। मैनसन समझाते हैं कि बुकॉफ्स्की का मतलब प्रयास मत करो नहीं था, बल्कि वो बनने की कोशिश मत करो जो तुम नहीं हो। अच्छा। बुकॉफ्स्की ने लेखक बनने का प्रयास नहीं छोड़ा, उन्होंने एक सफल, सम्मानित, समाज को स्वीकार्य लेखक बनने का दिखावा करना छोड़ दिया। तो वो अपनी असलियत को लेके ईमानदार थे। बिल्कुल, उनकी सफलता इसलिए नहीं मिली कि उन्होंने विजेता बनने की कोशिश की, बल्कि इसलिए मिली क्योंकि वो जानते थे कि वो एक हारे हुए इंसान है, और उन्होंने इस बात को बिना किसी शर्म के स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपनी असफलताओं, अपनी कमियों के बारे में पूरी ईमानदारी से लिखा, और वही ईमानदारी लोगों को पसंद आई। यही इस किताब का पहला बड़ा सबक है, अपनी कमियों और असफलताओं के साथ सहज होना। और ये विचार आज की संस्कृति के तो बिल्कुल विपरीत है, जो लगातार सकारात्मकता पर जोर देती है। हाँ, हर तरफ। सोशल मीडिया खोलो तो हर कोई कह रहा है खुश रहो, अमीर बनो, सुंदर दिखो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। मैनसन का तर्क है कि लगातार पॉजिटिविटी पे ये जोर असल में हमें बार बार यही याद दिलाता है कि हम क्या नहीं हैं, हमारे पास क्या नहीं है। और यहीं से एक दुष्चक्र शुरू होता है, जिसे मैनसन एक मजेदार नाम देते हैं, द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। नर्क का फीडबैक लूप। हाँ, इसका मतलब है अपनी ही भावनाओं के बारे में बुरा महसूस करना। जैसे मान लीजिए किसी को किसी पार्टी में जाने से घबराहट हो रही है। ठीक है। अब वो इस बात से और ज्यादा घबरा रहे हैं कि मैं इतना डरपोक क्यों हूँ, मुझे क्यों घबराहट हो रही है। तो ये घबराहट पर घबराहट की एक और परत चढ़ गई। समझ गया। या जैसे किसी बात पर गुस्सा आना, और फिर इस बात पर गुस्सा होना कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे शांत रहना चाहिए था। तो आप एक ही भावना में फंस कर रह जाते हो। बना देता है। हम दूसरों की छुट्टियों, पार्टियों, सफलताओं की तस्वीरें देखते हैं, और हमें लगता है कि सिर्फ हम ही हैं जो उदास या चिंतित महसूस कर रहे हैं। हाँ, कि हमारे साथ ही कुछ गलत है। सही। मैनसन का समाधान बहुत सरल है लेकिन गहरा है। वो कहते हैं, इस बात की परवाह करना छोड़ दो कि तुम बुरा महसूस कर रहे हो। बस स्वीकार कर लो। हाँ, बस स्वीकार कर लो।
हाँ, मैं आज बकवास महसूस कर रहा हूँ तो क्या हुआ? जैसे ही आप ये करते हैं आप उस लूप को तोड़ देते हैं। यहीं पर दार्शनिक एलन वॉट्स का बैकवर्ड्स लॉ या उल्टा कानून आता है ना। ये भी एक ऐसा ही विरोधाभासी विचार है। हाँ, और ये बहुत शक्तिशाली विचार है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप पानी पर तैरने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप घबरा कर हाथ पैर मारेंगे कि कहीं मैं डूब ना जाऊं तो आप सच में डूब जाएंगे। लेकिन अगर आप रिलैक्स होकर पीठ के बल लेट जाएं और डूबने के डर की परवाह ना करें तो आपका शरीर अपने आप तैरता रहेगा। वाह, खुशी का भी यही हिसाब है। आप जितना ज्यादा खुशी का पीछा करेंगे उतनी ही वो आपसे दूर भागेगी, क्योंकि किसी चीज का पीछा करना ही इस बात को पुष्ट करता है कि वो आपके पास नहीं है। तो परवाह ना करने का मतलब उदासीन हो जाना या पत्थर दिल बन जाना बिल्कुल नहीं है। किताब इस पर बहुत जोर देती है। मैंसन इसके 3 जरूरी पहलू या सूक्ष्मताएं बताते हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, वरना लोग इसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। सही। तो पहली सूक्ष्मता है, परवाह ना करने का मतलब उदासीन होना नहीं है। इसका मतलब है अलग होने में सहज होना। अलग होना, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जो व्यक्ति परवाह नहीं करता वो अभी भी अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। बस वो रास्ते में आने वाली बाधाओं, लोगों की राय और असफलताओं की परवाह नहीं करता। अच्छा, जैसे एक प्रोफेशनल एथलीट दर्शकों के शोर की परवाह नहीं करता। सही। बिल्कुल सही उदाहरण। वो उदासीन नहीं है, उसका पूरा ध्यान खेल पर है। वो बस गैर जरूरी चीजों की परवाह नहीं कर रहा। ठीक है। और दूसरी सूक्ष्मता? दूसरी सूक्ष्मता है कि प्रतिकूलता या मुश्किलों की परवाह ना करने के लिए आपको पहले उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण किसी चीज की परवाह करनी होगी। हाँ, किताब में एक बूढ़ी औरत का उदाहरण है जो सुपरमार्केट में 30 सेंट की कूपन के लिए क्लर्क से झगड़ रही है। हाँ, वो इतनी छोटी सी बात की इतनी परवाह इसलिए कर रही है क्योंकि शायद उसकी जिंदगी में परवाह करने के लिए और कुछ बड़ा या सार्थक है ही नहीं। और ये हम सबके लिए एक चेतावनी है। बहुत बड़ी। हम सब ने ऐसे लोगों को देखा है और कभी-कभी हम खुद भी बन जाते हैं, है ना? पार्किंग की एक जगह के लिए लड़ना या सोशल मीडिया पर किसी अजनबी से घंटों बहस करना। सही बात है। मैंसन कहते हैं कि जब आप खुद को ऐसी छोटी-छोटी बेकार की बातों पर अपनी ऊर्जा खर्च करते हुए पाएं, तो ये एक संकेत हो सकता है कि आपकी जिंदगी में किसी बड़े उद्देश्य की कमी है। आपके पास परवाह करने के लिए बेहतर चीजें नहीं हैं। और तीसरी सूक्ष्मता ये है कि हम चाहें या ना चाहें, हम हमेशा ये चुन रहे होते हैं कि किस चीज की परवाह करनी है। हाँ, ये चॉइस हमेशा होती है। जैसे एक छोटा बच्चा गलत रंग की टोपी पहनाने पर भी रोने लगता है क्योंकि उसके लिए वही दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल। और परिपक्वता का मतलब यही है, ये सीखना कि किन चीजों को नजरअंदाज किया जाए। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे अनुभव हमें सिखाते हैं कि ज्यादातर चीजें उतनी मायने नहीं रखती जितना हम सोचते थे। हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं। हाँ, परिपक्वता का मतलब है अपनी परवाहों को और ज्यादा समझदारी से, चुनिंदा तरीके से खर्च करना। तो अगर हमें सही चीजों की परवाह करनी है तो इसका मतलब है कि हमें सही समस्याओं को चुनना होगा। और ये मैंसन के अगले बड़े आइडिया से जुड़ता है जो सुनने में बहुत अजीब लगता है कि खुशी असल में एक समस्या है। हाँ, ये एक और जबरदस्त विचार है। इसे समझने के लिए किताब में बुद्ध बनने वाले राजकुमार सिद्धार्थ की कहानी का जिक्र है। उनके पिता ने उन्हें दुनिया के हर दुख और दर्द से दूर एक महल में पाला। उन्हें हर सुख सुविधा दी गई, लेकिन इस समस्या रहित जीवन में राजकुमार को सिर्फ खालीपन और बोरियत महसूस हुई। फिर वो महल से बाहर निकली और उन्होंने दुनिया का असली दुख देखा, बीमारी, बुढ़ापा, मौत। हाँ, और उन्होंने सोचा कि शायद दुखों में ही कोई गहरा अर्थ छिपा है। तो उन्होंने सालों तक एक भिखारी की तरह तपस्या की, खुद को भूखा प्यासा रखा, लेकिन अत्यधिक दुख में भी उन्हें कोई अर्थ नहीं मिला। और अंत में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनका बोध ये था, जीवन स्वयं दुख का एक रूप है। अमीर हो या गरीब, हर किसी की जिंदगी में दर्द, हानि और निराशा होती ही है। ये अपरिहार्य है। तो खुशी कोई ऐसा समीकरण नहीं है जिसे हल किया जा सकता? नहीं, दर्द और असंतोष मानव अनुभव का एक जरूरी हिस्सा है। मैंसन इस विचार को समझाने के लिए काल्पनिक सुपरहीरो निराशा पांडा का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट पांडा। ये एक ऐसा पांडा है जो घर घर जाकर लोगों को कड़वी सच्चाइयां बताता है। जैसे आपकी ज्यादातर उपलब्धियों को कोई याद नहीं रखेगा, या आप उतने खास नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। ये सुनने में कठोर लगता है। बहुत कठोर लगता है, लेकिन सच ये है कि दर्द और दुख जैविक रूप से उपयोगी हैं। यही हमें बदलाव के लिए, सीखने के लिए और जीवित रहने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि खुशी समस्याएं हल करने से आती है,
समस्याएं ना होने से नहीं। बिल्कुल, ये बात सोचने वाली है। हम सब एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जिसमें कोई परेशानी ना हो, लेकिन मैनसन कह रहे हैं कि ऐसी जिंदगी असल में उबाऊ और खाली होगी। सही। असली मजा तो उस मुश्किल गणित के सवाल को हल करने में है, जवाब पता होने में नहीं। जीवन समस्याओं की एक अंतहीन श्रृंखला है। आप एक समस्या हल करते हैं तो दूसरी आ जाती है। अच्छी जिंदगी का मतलब बेहतर समस्याओं का होना है। तो यह हमें किताब के सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर ले आता है, जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। आप अपने जीवन में कौन सा दर्द चाहते हैं? आप किस चीज के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं? हाँ, क्योंकि हम जो संघर्ष चुनते हैं वही तय करता है कि हम कौन बनेंगे। हाँ, ये सवाल सब कुछ बदल देता है। हर कोई सफल होना चाहता है, शानदार नतीजा चाहता है, लेकिन हर कोई उस नतीजे तक पहुंचने के लिए जरूरी संघर्ष से गुजरने को तैयार नहीं होता। मैनसन अपना ही उदाहरण देते हैं कि वो एक रॉक स्टार बनना चाहते थे। हाँ, उन्हें मंच पर गिटार बजाने, लोगों की तालियां सुनने का ख्याल बहुत पसंद था। वो परिणाम था। लेकिन उन्हें उस परिणाम के पीछे की प्रक्रिया से नफरत थी। उन्हें घंटों अकेले अभ्यास करना, गिटार के तार बदलना, भारी भरकम एम्पलीफायर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और क्लब मालिकों से अपनी बेइज्जती करवाना, ये सब पसंद नहीं था। बिल्कुल। उन्होंने महसूस किया कि वो सिर्फ फल चाहते थे, लेकिन उस फल को उगाने के लिए मेहनत करने को तैयार नहीं थे। वो संघर्ष नहीं चाहते थे। और जब उन्होंने ये स्वीकार कर लिया तो उन्हें शांति मिली। असली, गहरी और जीवन भर की संतुष्टि हमारे संघर्षों को समझदारी से चुनने और फिर उन्हें लगन से प्रबंधित करने से ही मिलती है। तो असली आनंद मंजिल पर नहीं, बल्कि उस चढ़ाई में ही है। चढ़ाई में ही है। खुशी के रास्ते में मुश्किलें, शर्मिंदगी और कभी-कभी नाकामी भी आती है। तो इस पूरे चर्चा का सार ये है कि मार्क मैनसन के अनुसार एक अच्छा जीवन ज्यादा चीजों की परवाह करने, ज्यादा सकारात्मक होने या ज्यादा हासिल करने से नहीं मिलता। नहीं, यह कम चीजों की परवाह करने से मिलता है। सिर्फ उन चीजों की जो सच्ची हैं, जरूरी हैं और हमारे नियंत्रण में हैं। यह दर्द और असफलता को जीवन का एक हिस्सा मानकर स्वीकार करने और अपने संघर्षों को बुद्धिमानी से चुनने के बारे में है। बिल्कुल। और इस बातचीत को समाप्त करने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। किताब का तर्क है कि हमारी मूल्य, हमारी वैल्यूज, हमारी समस्याओं की गुणवत्ता तय करते हैं। और हमारी समस्याओं की गुणवत्ता हमारे जीवन की गुणवत्ता। सही। मैनसन कुछ घटिया मूल्यों का जिक्र करते हैं, जैसे सिर्फ आनंद की तलाश करना, हमेशा सही होना या भौतिक सफलता को ही सब कुछ मान लेना। ये घटिया मूल्य है क्योंकि ये अक्सर हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। तो सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है, अगर उन्हें अपनी जिंदगी से एक ऐसा घटिया मूल्य चुनना हो जिसे वो सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, तो वो क्या होगा और उसकी जगह कौन सा बेहतर, ज्यादा सार्थक और ज्यादा नियंत्रणीय मूल्य रखा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें ये समझने में मदद कर सकता है कि हम अपनी ऊर्जा असल में कहाँ लगा रहे हैं।